Hello everyone. Welcome back to GK Today. This is Sia and I hope everyone is doing fine. So basically modern Indian history को हम MCQ के थ्रू कवर कर रहे हैं एंड इट इज वीडियो नंबर 11. इससे पहले ऑलरेडी हम 10 क्लासेस कवर कर चुके हैं दैट इज अवेलेबल ऑन जीके टुडे प्लेलिस्ट. जीके टुडे की प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ये जितने भी क्वेश्चन है ये पार्ट है 40,000 MCQ सीरीज का विच इज अवेलेबल ऑन जीके टुडे एप्लीकेशन ओनली. आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग सब्सक्राइब कर सकते हैं एज पर योर कंफर्ट. सो बेसिकली मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की क्लास है एंड द टॉपिक इज ईस्ट इंडिया कंपनी इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन. स्टार्ट करते हैं एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज which act was introduced by the British government to address the shortcomings of the East India Company. So East India Company की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन सा अधिनियम पेश किया था? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पिट्स इंडिया एक्ट. सो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद पिट्स इंडिया एक्ट को पास किया गया था सो दैट जितने भी इश्यूज थे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में उसे सॉल्व किया जा सके. एंड द थिंग इज इस टाइम पर जो गवर्नर जनरल थे बंगाल रीजन के दैट इज द वॉरेन हेस्टिंग. सो वॉरेन हेस्टिंग जो बने थे द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द बंगाल रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत. एंड इस एक्ट को खत्म करके दैन पिट्स इंडिया एक्ट को लाया गया 1784. बेसिकली पिट्स इंडिया एक्ट को इसलिए जाना जाता है बिकॉज इसने इंडिया में स्टार्ट करा था द ड्यूल कंट्रोल सिस्टम. और इस प्रकार जो ब्रिटिश क्राउन था उसके पास अल्टीमेट ऑथोरिटी थी ओवर द ईस्ट इंडिया कंपनी. सो ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर को कम किया गया और जो इंडिया में शासन किया जा रहा था वो ब्रिटिश क्राउन के नाम से किया जा रहा था सो दैट ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली है उसे एंड किया जा सके. एंड बेसिकली इस एक्ट के थ्रू जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी इनकी पॉलिटिकल एंड कमर्शियल फंक्शंस को सेपरेट किया गया. एंड फाइनली पिट्स इंडिया एक्ट के बाद जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो लॉन्च करती है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जिसके तहत जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था इंडिया में उसे कंप्लीटली एंड किया जाता है. सो सिंपली आपको यहाँ पर 3 एक्ट ध्यान रखने हैं, द पिट्स इंडिया एक्ट, द रेगुलेटिंग एक्ट एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट. एंड पिट्स इंडिया एक्ट एंड रेगुलेटिंग एक्ट इन दोनों के टाइम पर जो गवर्नर जनरल थे बंगाल के दैट इज द वॉरेन हेस्टिंग द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल एंड किया गया इंडिया में. राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन and that is which among the following was the first attempt to regulate the affairs of English East India Company in India. सो निम्न में से कौन सा भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को विनियमित करने का पहला प्रयास था? सो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनकी मोनोपोली को एंड करने के लिए जो फर्स्ट स्टेप उठाया गया था दैट इज द रेगुलेटिंग एक्ट 1773. सो 1773 इरा की बात चल रही है यहाँ पर. बेसिकली इससे पहले 1764 में बैटल ऑफ बक्सर कंप्लीट हो चुका था. 1757 में बैटल ऑफ प्लासी कंप्लीट हो चुका था. एंड जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इनके पास मेजर एरियाज थे इंक्लूडिंग अवध, बंगाल और साउथ में दी जो कार्नेटिक एरिया था मद्रास, टीपू सुल्तान, ये सबको ये हरा चुके थे. एंग्लो मैसूर वॉर कंप्लीट हो चुके थे. फ्रेंच भी जा चुके थे ऑलमोस्ट. राइट, और ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी सुप्रीम पर थी, बहुत सारी पावर थी ईस्ट इंडिया कंपनी. एंड द थिंग इज जिसके पास पावर आती है फिर वो उसका मिस यूज करता है. एंड द सेम थिंग इज विथ ईस्ट इंडिया कंपनी. सो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी उसे एंड करने के लिए फाइनली जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उन्होंने एक स्टेप उठाया और इंट्रोड्यूस करा थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773. सो इसके तहत जो गवर्नर जनरल है उसकी पोस्ट को इनिशिएट किया गया द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और पहली बार वॉरेन हेस्टिंग बनते द गवर्नर जनरल. और इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ है वो किस एक्ट के तहत स्टार्ट हुआ था? द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. सो फर्स्ट टाइम जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो इंडियन अफेयर्स में इंटरफेयर करते हैं और इस टाइम पर जो इंग्लैंड के पीएम थे दैट इज लॉर्ड नॉर्थ. सो लॉर्ड नॉर्थ का नाम इंपॉर्टेंट है बिकॉज इंग्लैंड के पीएम थे एंड इन्होंने ही इंडिया में भेजा था द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 सो दैट ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल किया जा सके. Let's move to the next question. The dual government introduced by the Pitt's India Act continued to operate in India until it was abolished by which of the following laws? सो पिट्स इंडिया अधिनियम द्वारा शुरू की गई दोहरी सरकार भारत में तब तक चलती रही जब तक इसे निम्न में से किसी कानून द्वारा समाप्त नहीं कर दिया गया.
And that is answer is option number A, Government of India Act 1858. सो बेसिकली इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। इसे इनिशिएट किया गया था सो दैट जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी मोनोपोली को कंप्लीटली एंड किया जा सके और ब्रिटेन जो ब्रिटिश क्राउन है उसके नाम पर इंडिया में शासन किया जा सके। सो 1858 द इंडिया एक्ट, इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी फाइनली एंड हो जाती है। एंड नाउ हम पढ़ेंगे द ब्रिटिश इंडिया रूल। 1858 के बाद जो भी हुआ इंडिया में उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? द ब्रिटिश क्राउन रिस्पॉन्सिबल है। ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई भी संबंध नहीं है अब, राइट। सो बेसिकली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जब ये आता है तो इसने पिट्स इंडिया एक्ट के सारे सिस्टम्स को हटा दिया, जस्ट लाइक द कंपनी रूल, द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स, द ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम। सो ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम ये पिट्स इंडिया एक्ट के तहत आई थी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत इसे हटाया गया। इसी के साथ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को रिमूव किया गया और इंडियन रूलर्स को कुछ पावर दी गई अपने आप राज करने के लिए। एंड यहाँ पर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की बात की जा रही है। किसने इंट्रोड्यूस करा था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स? सो लॉर्ड डलहौजी, इन्होंने इंप्लीमेंट किया था ब्रिटिश इंडिया में द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following Governor General was impeached for charges of corruption? So ऐसे गवर्नर जनरल जिन्हें इम्पीचमेंट देखने को मिला था, महाभियोग, फॉर द चार्जेस ऑफ करप्शन, एंड दैट इज बाय वॉरेन हेस्टिंग। सो वॉरेन हेस्टिंग बेसिकली द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल यह रहे और जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे दैट इज विलियम बेंटिक। सो वॉरेन हेस्टिंग को अपने कार्यकाल के टाइम पर इम्पीचमेंट देखने को मिला इन द हाउस ऑफ कॉमन्स। सो बिकॉज इन्होंने जो जीजी पावर थी उसे मिसकंडक्ट किया था, मिसयूज किया था इंडिया में और काफी सारे इन्होंने चार्जेस फेस करे, एक्सटॉर्शन का, जुडिशियल किलिंग ऑफ महाराजा नंद कुमार। एंड इनके बाद इन्हें रिप्लेस करके कॉर्नवालिस आते हैं इंडिया में आफ्टर हिज इम्पीचमेंट। सो सिंपल, वॉरेन हेस्टिंग को द फर्स्ट गवर्नर जनरल जिन्हें इम्पीचमेंट देखने को मिला था ब्रिटेन की पार्लियामेंट में। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The system of appeals from India to be heard at Privy Council in England was introduced by the। So भारत से इंग्लैंड में प्रिवी काउंसिल में सुनवाई के लिए अपील की प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? इसे इनिशिएट किया गया था थ्रू द चार्टर एक्ट 1830। सो द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के थ्रू प्रिवी काउंसिल को एस्टेब्लिश किया गया था। प्रिवी काउंसिल बेसिकली हाई कोर्ट ऑफ अपील फॉर द ब्रिटिश एम्पायर। बेसिकली द प्रीवी काउंसिल, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ऐसे क्यों स्टार्ट किया गया था? सो जो ब्रिटिश मोनार्क था इंडिया में, जो वेरियस गवर्नमेंट मैटर्स को देख रहा था, उन्हें एडवाइस करने के लिए प्रीवी काउंसिल को स्टार्ट किया गया था द चार्टर एक्ट 1833 के तहत। और उस टाइम पर जितने भी इंडिपेंडेंट कॉमनवेल्थ नेशन थे उन्हें भी सर्व किया गया था द प्रीवी काउंसिल की हेल्प से, राइट। सो दैट ब्रिटिश ओवरसी टेरिटरीज में जितने भी गवर्नमेंटल अफेयर है उन्हें डिस्कस किया जा सके विथ द हेल्प ऑफ द प्रीवी काउंसिल। सो सिंपली आपको ध्यान रखना है प्रीवी काउंसिल, इसे चार्टर एक्ट 1833 के तहत स्टार्ट किया गया था। Let's move to the next question. Which of the following acts was introduced by the Britishers to remove the shortcomings of the Regulating Act? So Regulating Act को 1773 में लॉन्च किया गया था जिसके तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाए गए थे फर्स्ट टाइम वॉरेन हेस्टिंग। और इसकी कमियों को दूर करने के लिए अंग्रेजों ने कौन सा नया एक्ट पास करवाया था? एंड दैट इज द पिट्स इंडिया एक्ट 1784, जिसके तहत जो ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम था उसे स्टार्ट किया गया था इंडिया में। एंड इन दोनों एक्ट के टाइम पर जो गवर्नर जनरल थे दैट इज वॉरेन हेस्टिंग, और दोनों एक्ट के बाद वॉरेन हेस्टिंग को इम्पीचमेंट देखने को मिला था। और बेसिकली रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जितने भी इश्यूज थे उसे फिक्स करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट को स्टार्ट किया गया था। और इसके तहत पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिटिकल एंड कमर्शियल एक्टिविटीज को सेपरेट किया गया था द पिट्स इंडिया एक्ट 1784। नेक्स्ट इज हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द ईस्टर्न प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम कोलकाता? सो ईस्टर्न प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम के लिए जो फर्स्ट प्रेसिडेंट चूज किए गए थे दैट इज सर चार्ल्स आयरे। 1700 में फोर्ट विलियम का नाम रखा जाता है, इसे 1696 में एस्टेब्लिश किया जाता है और जो फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं दैट इज सर चार्ल्स आयरे। एंड एट लास्ट फोर्ट विलियम्स कारण बनता है 1757 के लिए जो हुआ था द बैटल ऑफ प्लासी 23
जून। और उसका रीजन था फोर्ट विलियम का जो कंस्ट्रक्शन किया गया था बिना परमिशन के, और उस टाइम पर जो बंगाल थे, नवाब थे बंगाल के, दैट इज सिराजुद्दौला, उनके नेतृत्व में होता है द बैटल ऑफ प्लासी, जिसमें अल्टीमेट जो बंगाल का नवाब है वो हारता है एंड ब्रिटिश सुप्रीमेसी स्टार्ट होती है बंगाल रीजन में। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who was appointed by the Warren Hastings as the Chief Justice of the Supreme Court, and that is Sir Elijah Hampe. So Sir Elijah Hampe का नाम काफी इम्पोर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ये अपॉइंट हुए थे। एट लास्ट सर एलिजे हेम्पे एंड वॉरेन हेस्टिंग दोनों को ही इम्पीचमेंट देखने को मिला था ब्रिटेन की पार्लियामेंट में। इन पर आरोप थे दिनंद कुमार केस के कारण, एंड 2 इयर्स तक इन्होंने ये जो पोस्ट थी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इसे संभाली थी, एंड एट लास्ट इन्होंने रिजाइन करा था अपने टेन्यूर के एंड होने के बाद। let's move to the next question, and that is, who of the following accused Warren Hastings of taking bribe for the dismissal of Mohammad Raza Khan? So निम्न में से किसने वॉरेन हेस्टिंग पर मोहम्मद रजा खान की बर्खास्तगी के लिए रिश्वत लेने का आरोप लगाया था? एंड दैट इज बाय नंद कुमार। सो नंद कुमार बेसिकली एक ब्राह्मण था बंगाल से। इन्होंने वॉरेन हेस्टिंग जो उस टाइम पर गवर्नर जनरल थे बंगाल के, उन पर आरोप लगाए थे रिश्वत लेने के लिए, एंड दैट रिश्वत इज एसोसिएटेड विद मोहम्मद रजा खान डिसमिसल। और इसके बाद नंद कुमार को कन्विक्ट किया गया था और उन्हें फांसी की सजा दे दी गई थी बाय दी वॉरेन हेस्टिंग एंड दी जो चीफ जज थे सुप्रीम कोर्ट के सर एलिजे हम्पे। बट इसके लिए इन दोनों को लास्ट में इम्पीचमेंट भी देखने को मिला था ब्रिटिश पार्लियामेंट में। Let's move to the next question. How many members were there in the Governor General's Council constituted in 1773? So 1773 में जो गवर्नर जनरल काउंसिल को बनाया गया था उसमें कितने सदस्य थे? एंड दैट इज टोटल 4 सदस्य थे। सो फर्स्ट टाइम जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनके इंटरनल अफेयर्स को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटेन की पार्लियामेंट एक कॉन्स्टिट्यूशन को इंडिया में भेजती है, दैट इज द 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, राइट, जिसके तहत जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी पावर को कम किया गया, और इसके तहत गवर्नर जनरल काउंसिल को बनाया गया था जिसमें 4 मेंबर्स थे। और उस टाइम पर जो गवर्नर जनरल थे दैट इज वॉरेन हेस्टिंग, और रोहिल्ला वॉर को भी इन्होंने ही कंडक्ट कराया था। बेसिकली रोहिल्ला वॉर, इसमें जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है इन्होंने हेल्प करी थी किसकी, जो अवध के उस टाइम पर नवाब थे दैट इज शुजा उद्दौला, सो दैट जो रोहिल्लाज हैं उन्हें डिफीट करके रोहिल्ला खंड को अनेक्स किया जा सके। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following acts reduce the power of the Supreme Court, which was constitutes as per the Regulating Act 1773? So निम्न में से किस अधिनियम ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार गठित सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को कम कर दिया? And that is by the Act of 1781, right? सो एक्ट ऑफ 1781 का एम क्या था कि जितने भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उन्हें रिजॉल्व करना है। सुप्रीम कोर्ट एंड द कोर्ट ऑफ कंपनी यह इन्वॉल्व थे, इन दोनों के जितने भी एरियाज है उन्हें सेपरेट करना है, और बेसिकली इस एक्ट के थ्रू जो पावर थी सुप्रीम कोर्ट की उसे रिड्यूस किया गया था। द एक्ट ऑफ 1781 जिसे कहा जाता है द एक्ट ऑफ सेटलमेंट, और बेसिकली सुप्रीम कोर्ट एंड कंपनी रूल की पावर्स को डिफरेंट करना यह इसका मेन एजेंडा रहा था। Next is, which of the following acts were passed during the reign of Warren Hastings? So Warren Hastings के टाइम पर कौन कौन से एक्ट पास किए गए थे? So the first option is Regulating Act of 1773, इसी के तहत वॉरेन हेस्टिंग को बनाया गया था द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, सो यह तो सही है। एंड द सेकंड इज द एक्ट ऑफ सेटलमेंट, इस टाइम पर भी वॉरेन हेस्टिंग थे। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इस टाइम पर भी वॉरेन हेस्टिंग थे। एंड चार्टर एक्ट ऑफ 1813, इस टाइम पर वॉरेन हेस्टिंग नहीं थे। सो ऑप्शन नंबर 4 एलिमिनेट हो जाता है। बेसिकली पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनकी जो कमर्शियल एंड गवर्नमेंट पावर थी उन्हें डिफरेंट किया गया था। एक्ट ऑफ सेटलमेंट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट एंड कंपनी रूल को डिफरेंट किया गया था। एंड रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के तहत फर्स्ट टाइम जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट है उन्होंने इंटरफेयर किया था ईस्ट इंडिया कंपनी के इंटरनल अफेयर में इंडिया में रूल करने के लिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What was the main objective of the reform of 1787 of Lord
कॉर्नवालिस। सो लॉर्ड कॉर्नवालिस के जितने भी 1787 के सुधार थे उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? आंसर इज ऑप्शन नंबर इकोनॉमी। सो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 3 जुडिशियल रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट किया था 1787 में, 1719 में, 1793 में। और इनका जो मेन फोकस था दैट इज इकोनॉमी। इकोनॉमी वाज द मेन फोकस ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस, राइट। और 1790 से 1793 में काफी सारे इन्होंने रिफॉर्म्स करे जो पहले नहीं किए गए थे बाय द लॉर्ड कॉर्नवालिस। सो सिंपली इकोनॉमी इंडिया में इसे एस्टेब्लिश करने के लिए जो मेन रोल था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाना जाता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following act is also known as Saint Helena Act? So Saint Helena Act ये किसे जाना जाता है, किसका सेकंड नेम है? एंड दैट इज द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। सो इस टाइम पर जो गवर्नर जनरल थे दैट इज विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक जो बनते हैं द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और इसके टाइम पर इनके टाइम पर आया था द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 जिसे कहा गया द सेंट हेलेना एक्ट। और बेसिकली इसके तहत जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उन्हें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में कन्वर्ट किया गया। और किसके टाइम पर? विलियम बेंटिक के टाइम पर। The next is as per the Regulating Act of 1773, what was the fixed number of the Court of Directors? So 1773 Regulating Act के अनुसार जो Court of Director में फिक्स नंबर थे वो कितने थे? 24। So basically Court of Directors को मैनेज करता था ईस्ट इंडिया कंपनी। और बेसिकली जितने भी डायरेक्टर्स थे वो कंपनी के शेयर होल्डर्स के बेसिस पर इलेक्ट किए जाते थे। टोटल 24 डायरेक्टर्स थे जिसमें से 1/4 ईच ईयर रिटायर होते थे एंड 4 ईयर टर्म उनका था। बेसिकली 4 साल का कार्यकाल था एंड हर 1/4 टाइम पर रिटायरमेंट देखने को मिल रहा था। एंड 24 डायरेक्टर्स थे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के तहत, राइट। Let's move to the next question. Who among the following were the members of the Governor General's Council of Warren Hastings? So Warren Hastings के टाइम पर जो गवर्नर जनरल काउंसिल थे उसके मेंबर कौन कौन थे? एंड दैट इज आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सो यह चारों जॉन क्लेवरिंग, जॉर्ज मॉनसन, फिलिप फ्रांसिस एंड रिचर्ड बैरेवल, ये चारों मेंबर थे द गवर्नर जनरल काउंसिल ऑफ द वॉरेन हेस्टिंग, राइट। और इनका जो टेन्योर था वो 5 ईयर का था। Let's move to the next question. Which of the following act was passed to nullify the shortcomings of the Regulating Act of 1773? So Regulating Act of 1773 की जितने भी इश्यूज थे उन्हें फिक्स करने के लिए किसे इंट्रोड्यूस किया गया था? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, द जुडिकेचर एक्ट ऑफ 1781। सो 1781 में इस एक्ट को पास किया जाता है सो दैट 1773 के एक्ट में जितनी भी कमी थी उसे ओवरकम किया जा सके। और बेसिकली इसका जो मेन एजेंडा था सुप्रीम कोर्ट एंड गवर्नर जनरल काउंसिल इन दोनों के जो भी क्षेत्र है उन्हें अलग करना और कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट इज डंडास बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर? सो डंडास विधेयक ये किस वर्ष पेश किया गया था? एंड दैट इज 1783। सो बेसिकली 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है। इसमें काफी सारे इश्यूज थे, इसे फिक्स करने के लिए 1781 में द जुडिकेचर एक्ट को पास किया जाता है। बट स्टिल इस एक्ट में कुछ कमियां रह जाती हैं जिसे रिकॉग्नाइज करते हैं दी हेनरी डंडास। बेसिकली हेनरी डंडास यह फर्स्ट सेक्रेटरी रहे स्टेट फॉर वॉर एंड फाइनली इन्होंने डंडास बिल को इंट्रोड्यूस करा जिसने 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में जितनी भी कमियां थी उसे ओवरकम किया एंड इंट्रोड्यूस करा एक बिल। कब? 1783 में। सो 1783 का जो एक्ट था बेसिकली द इम्प्रूवमेंट इन दी 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, इसे इनिशिएट करा था हेनरी डंडास ने। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Fox's India Bill was introduced in which year? So Fox's basically चार्ल्स जेम्स फॉक्स के नाम पर रखा गया। फेमस ब्रिटिश विग स्टेट्स मैन थे यह। और 1783 में इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था। बेसिकली इंडिया के गवर्नेंस सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए इस बिल को लाया गया था एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को रिप्लेस किया गया था इसके थ्रू, दैट इज द फॉक्सेस इंडिया बिल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
Who of the following was appointed as the Commander in Chief of the Indian Forces by the Act of 1786? So निम्न में से किसे 1786 के अधिनियम द्वारा भारतीय सेनाओं का कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था? एंड दैट इज लॉर्ड कॉर्नवालिस. सो बेसिकली लॉर्ड कॉर्नवालिस यह इंडिया में आते हैं. वॉरेन हेस्टिंग का जब इम्पीचमेंट चल रहा था, सो उन्हें रिप्लेस करके इन्हें बुलाया जाता है एज ए गवर्नर जनरल. और 1786 में ये कमांडर इन चीफ बनते इंडियन फोर्सेस के. गवर्नर जनरल इन्होंने सर्व करा 1786 से 1793 तक. एंड की रोल है इनका ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में इंडिया में. परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस करा था इंडिया में बेसिकली. सो परमानेंट सिस्टम के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाना जाता है. सो इसी के साथ इस सेशन को हम यहाँ पर ओवर करते हैं. एंड द मेन थिंग, all these questions are part of 40,000 MCQ series which is available on GK Today application only. So static part को हम यहाँ पर MCQs के थ्रू कवर कर रहे हैं एंड डेली 20 क्वेश्चंस को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं दैट इज रिलेटेड विथ द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. एंड 40,000 MCQ सीरीज से इन क्वेश्चंस को हमने सिलेक्ट किया है. सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ. टिल देन प्लीज डू रिवीजन एंड टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.